हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज के 7 स्कॉलर थे जिनको हम यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं। ये जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे, ये 2 यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इसलिए इनको ऑक्सब्रिज स्कॉलर भी बोला जाता है। और इनको ये टर्म दी थी जॉर्ज सेंट्सबरी ने। ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। तो थोड़ा सा हम एलिजाबेथन एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले एलिजाबेथन एज जो है वो शुरू हुई थी 1558 में। कब शुरू हुई थी? 1558 में ये एज शुरू होती है और ये ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट रूलर थी। ठीक है, 1603 तक रूल करती है। 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है तब ट्यूडर डायनेस्टी खत्म हो जाती है और यहां से शुरुआत होती है। फिर किंग जेम्स फर्स्ट रूल करता है 1603 में। 1603 से 1625 तक, जिसको बोलते हैं हम जैकोबियन एज। ठीक है, जैकोबियन एज इसको बोलते हैं। तो ये जो एज है एलिजाबेथन एज, इसको फर्स्ट रेनेसा भी बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो एलिजाबेथन एज चल रही थी, इस टाइम पे जो रेनेसा है यानी कि पुनर्जागरण काल जो है वो पीक पे था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने ऑलमोस्ट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। जो वहां पे जो सिटीजन थे, ठीक है, कि तुम कैसे भी किस तरीके से काम कर सकते हो। जो लोग प्रिजन में थे उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि तुम बाहर जाके चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां जाके अलग अलग चीजों को ढूंढो और इंग्लैंड को टैक्स पे करो। यही एक रीजन था। उस टाइम पे इंग्लैंड जो है वो हाइट्स पे था। ठीक है, एलिजाबेथन एज में। इसमें फिलिप सेकंड एक किंग था स्पेन का। उसने क्वीन एलिजाबेथ को प्रपोज किया था, मैरिज प्रपोजल बार बार वो उसको भेज रहा था। तो क्वीन एलिजाबेथ ने डिसाइड किया था कि वो लाइफ टाइम कभी शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने क्वीन एलिजाबेथ ने, जो फिलिप सेकंड था, उसके मैरिज प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट किया। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से इंग्लैंड और स्पेन के बीच में एक वॉर हुआ, जिसको बोलते हैं द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। 1588 में ये बैटल हुई थी दोनों के बीच में। तो बहुत सारे तूफान आए थे उस टाइम पे समुद्र में, तो जिसकी वजह से इनके जो आर्मेडा है स्पेन के, वो डिस्ट्रॉय हो गए और इंग्लैंड की विक्ट्री हुई थी। उसके बाद से इंग्लैंड के जो लोग हैं वो क्वीन एलिजाबेथ को एक डिवाइन पावर समझने लगे थे कि ये कोई गॉड है, गॉडेस है, कि ये कोई गॉडेस है, इसलिए वो हर एक बात उसकी फिर मानने लगे थे। ठीक है, तो फिलिप सेकंड ने अटैक किया था किस पे? क्वीन एलिजाबेथ की आर्मी पे, जिसको बोलते हैं द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। उसके बाद फिर क्वीन एलिजाबेथ, ऐसी बात नहीं है कि क्वीन एलिजाबेथ ने शादी इसलिए नहीं की कि उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे वहां पे नहीं थे जो एलिजाबेथ से डिजर्व करते थे शादी करने की, मतलब शादी करने के लायक नहीं थे, ऐसा नहीं था। फिलिप सिडनी है, लॉर्ड लाइसेस्टर है, वॉल्टर रेले जैसे लोग थे जो डिजर्व करते थे क्वीन एलिजाबेथ से शादी करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी और वो अपनी कंट्री की सेवा करेगी। लॉर्ड लाइसेस्टर पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली थी और थिएटर खोलने की। 1573 में ये परमिशन ली गई और 1576 में पहला थिएटर खोला गया था। ये पहला जो थिएटर जेम्स बार्बेज ने बिल्ड किया था। ये एक्टर है, उस टाइम का बहुत ही फेमस एक्टर था। ये पहला, आई थिंक फर्स्ट प्राइवेट थिएटर था। ठीक है, उस टाइम पे पब्लिक थिएटर तो ऑलरेडी चल रहे थे, ये फर्स्ट प्राइवेट थिएटर खोला गया था 1576 में। इसके बाद आगे है फिर, हाँ, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लोग आते थे, जिसकी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी विट्स की। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स की जो टर्म है ये किसने दी है? इस टर्म को कॉइन किया है जॉर्ज सेंट्सबरी ने। जॉर्ज सेंट्सबरी ने इस टर्म को कॉइन किया है यूनिवर्सिटी विट्स को 1590s के आसपास, जस्ट बिफोर शेक्सपियर। शेक्सपियर से पहले ये राइटर थे और ये जो राइटर थे, इन सब राइटर्स को शेक्सपियर ने कॉपी किया है, किसी न किसी से कुछ कुछ सीखा है। इसलिए जो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज भी किया है। उनको बोला है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाई आवर फीदर्स, कि ये वो कौवा है जो हमारे पंख लगाकर उड़ रहा है। राइट, क्योंकि वो जो शेक्सपियर है उनको कॉपी कर रहा था, उनके स्टाइल को, उनके पैटर्न को,
ठीक है, इनको कुछ कुछ बहुत सारी चीजें उनसे सीख कर वो लिख रहा था, इसलिए इसने रॉबर्ट ग्रीन ने ऐसा बोला था। तो अब 7 यूनिवर्सिटी विट्स ये कहां से आते हैं? ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स बोला गया है। और ये लोग कौन कौन थे? इसमें जो हमारा पहला राइटर है, ये सीक्वेंस में मैंने लिखे हुए हैं, आप कोशिश करना इनको सीक्वेंस में ही याद करो, ठीक है। पहला है इसमें जॉन लिली 1554 में, दूसरा है जॉर्ज पील, तीसरा है थॉमस किड, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस। इसमें याद करने का एक अच्छा तरीका है, इसमें 3 थॉमस हैं हमारे, 3 है थॉमस। देखो, थॉमस किड है और थॉमस लॉज है और थॉमस नेस है। 3 थॉमस है, 3 कलर्स के नाम पे भी आप इनको याद कर सकते हैं। लिली, जॉन लिली, लिली से लाल याद कर लो, पीले से पीला याद कर लो, और ग्रीन, ग्रीन से हरा। 3 हमारे कलर है इसमें, 3 थॉमस है और एक बचता है क्रिस्टोफर मार्लो, 5th नंबर पे है ये, ठीक है। ये 7 स्कॉलर थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए थे, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक राइटर को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक राइटर को छोड़ के, क्रिस्टोफर मार्लो में ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो का कंटेंट काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आज की इस वीडियो में 6 यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक राइटर को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला जो हमारा राइटर है इसमें, जॉन लिली। जॉन लिली ने एक बुक लिखी है, इफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट। इफ्यूज क्या होता है? जो हमारी हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज है उसका यूज करना वर्क्स में, एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज ना करना, यानी कि हाईफाई लैंग्वेज का यूज करना, उसको इफ्यूज बोलते हैं। इस टर्म को किसने दिया है? जॉन लिली ने, ठीक है। बाद में एक राइटर है रोजर एसम, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है जॉन लिली से और एक बुक लिखी है, वो हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो इसमें ये टर्म को पॉपुलर किया गया है, विच मीन्स द हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज इन लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स में हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज करना, उसको बोलते हैं इफ्यूमिज्म। इफ्यूज, इसमें एक एथेनियन है जो ट्रेवल करता है नेपल्स की तरफ, जहां पे वो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था लुसीला, ठीक है। एक क्लेवर वुमेन थी ये, जो कि ऑलरेडी एंगेज थी। इसी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है इफ्यूज का बेस्ट फ्रेंड, प्लोटस। द नोवेल इन्वॉल्व द डिस्कशन ऑफ द फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक लव एंड fickleness of both. Eventually Ephesus returned to Athens where he writes a series of letter. ये वापस आके बहुत सारे लेटर लिखता है। ये है इफ्यूज के बारे में। उसमें इसके बाद नेक्स्ट है इफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। दूसरा वर्क है जॉन लिली का, इफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। इसका भी सिर्फ आपको टाइटल पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसके बाद जॉन लिली ने 6 कोर्ट कॉमेडीज लिखी है, कॉम्फेस्पे, साफो एंड फाओ, एंडेमियन, मिडास, गैल्थिया एंड मदर बॉम्बे। ये 6 कॉमेडी है। और ये जो वर्क है, इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जॉन लिली का इनमें से कौन सा वर्क है। तो इसलिए आपको टाइटल सारे याद करने हैं, किसी भी राइटर का जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके माइनर वर्क्स भी आपको पढ़ने हैं, मतलब वर्क्स डिटेल में नहीं पढ़ने हैं लेकिन टाइटल जरूर याद रखने हैं। उसके बाद एक वर्क है इनका लव मेटामॉर्फोसिस। ये इनकी जो 6 कोर्ट कॉमेडी है इसमें नहीं आता है, ये अलग से है, सेपरेट है। इसके बारे में बस इतना ही कर लेना, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे राइटर हैं जॉर्ज पील। जॉर्ज पील ने लिखा है फर्स्ट, एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, एडवर्ड फर्स्ट। ये फर्स्ट हिस्टोरिकल ड्रामा माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, इससे पहले हिस्टोरिकल कोई ड्रामा नहीं लिखा गया था। और उसके बाद है ओल्ड वाइव्स टेल। ओल्ड वाइव्स टेल में एक रेफरेंस और मैं आपको बता देता हूं, ओल्ड वाइव्स टेल किसी और ने भी लिखा है, आर्नोल्ड बेनेट। आर्नोल्ड बेनेट ने 1908 में ओल्ड वाइव्स टेल, सेम इसी नाम से एक नोवेल लिखी है आर्नोल्ड बेनेट ने। इसमें 3 जो फ्रेंड्स हैं उनकी ये कहानी है। 3 दोस्त होते हैं जो कि जंगल में खो जाते हैं और फिर वो वहां पे जाके किसी के पास शेल्टर लेते हैं, आश्रय लेते हैं, जिसका नाम था क्लंच।
ये एक ब्लैक स्मिथ है और उसकी वाइफ थी मेज। तो ये उनके रात को उनके जो झोपड़ी होती है वहां पे रुकते हैं जंगल में। तो फिर वो रात को आपस में कहानियां सुनाते हैं। ये जो क्लंच है ये इनको कहानियां सुनाते हैं। क्लंच और जो मैज है उसकी वाइफ उनका एंटरटेन करते हैं, होस्टिंग करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो कहानी क्या थी उनकी, दो भाई होते हैं और उनकी एक बहन होती है जो जंगल में खो जाते हैं। और फिर उसकी जो बहन है उसको एक स्क्रापेंट नाम से एक मैजिशियन मिलता है। ये देखो मन नाम लिखा हुआ है स्क्रापेंट, जिसको कंपेयर किया गया है जॉन मिल्टन के कैम्यूस से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस। स्क्रापेंट को किससे कंपेयर किया गया है? जॉन मिल्टन के कैम्यूस। कैम्यूस एक मास्क है जॉन मिल्टन का, एक बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है, उसके साथ स्क्रापेंट को कंपेयर किया गया है। क्योंकि वो जो ये स्क्रापेंट है उस लड़की को कुछ पिलाने की कोशिश करता है कि बाद में वो उसको सेड्यूस कर लेगा, लेकिन वो जो उसने जो लिक्विड दिया था वो पिया नहीं था। बाद में जो उसकी बहन है वो अपने भाइयों के साथ रीयूनाइट हो जाती है। ये स्टोरी है इसकी, ठीक है। ज्यादा से कुछ और खास बात नहीं है कि रेफरेंस मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना एक बार। ओल्ड वाइव्स टेल इज ऑल्सो रिटन बाय आर्नोल्ड बेनेट इन 1908। उसके बाद आते हैं थॉमस किड। थॉमस किड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है इनमें से। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर मार्लोव है, उसके बाद थॉमस किड है। थॉमस किड ने एक जॉनरा शुरू किया था। इनका एक वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी से ये जॉनरा इंट्रोड्यूस हुआ है, रिवेंज ट्रेजेडी वाला, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश में रिवेंज ट्रेजेडी लिखना शुरू किया है थॉमस किड ने। इससे पहले सेनेका जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी लिखते थे, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं है, वो किसी और लैंग्वेज में है। ये रोमन प्लेराइट है, इनको ही कॉपी किया है थॉमस किड ने, सेनेका को। सेनेका को कॉपी करके सेम स्टाइल लिखना शुरू किया, राइट। ये एलिजाबेथन एज में शुरू हुआ था रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से। स्पेनिश ट्रेजेडी से ये जॉनरा इंट्रोड्यूस होता है। और थॉमस किड जो है उनको पहले कोई नहीं जानता था, 1773 से पहले। एक राइटर है थॉमस हॉकिंस। थॉमस हॉकिंस ने जो ये स्पेनिश ट्रेजेडी है इनका वर्क, इनके एडिटर भी रहे हैं ये। एक वर्क लिखा गया था 1612 में, एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स। अपोलॉजी फॉर एक्टर्स में थॉमस किड का बाय नेम इसको मेंशन किया गया है। और ऐसा डिस्कवर किसने किया? थॉमस हॉकिंस ने। थॉमस हॉकिंस ऐसे राइटर थे जिन्होंने पब्लिकली यानी कि पब्लिक के सामने थॉमस किड को वो लेकर आए, उनके नाम को लेकर आए 1773 में। उसके बाद से थॉमस किड पे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी थी, उनको पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये ऐसे राइटर थे थॉमस हॉकिंस जो पब्लिकली इनको रिवील किया था किड को, ठीक है। इनका एक वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी और इसका अल्टरनेट टाइटल है हायरोनिमो इज मैड अगेन। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो हायरोनिमो है इसका रोल प्ले किया था बेन जॉनसन ने। स्टेज पे जब इसको परफॉर्म किया गया था इस प्ले को, तब बेन जॉनसन ने ये रोल प्ले किया था। इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं डॉन एंड्रिया, होरेसियो, ठीक है, ये दो लोग होते हैं। और ये लड़की है बेल। बेल जो है ये इससे प्यार करती है, पहले डॉन एंड्रिया से प्यार करती है, ठीक है। और उसके बाद डॉन एंड्रिया की जब डेथ हो जाती है तो ये उससे इस होरेसियो से प्यार करने लगती है। तो पहले इसमें एक कैरेक्टर और याद रखना आप, ये बेल्थाजार जो है ये भी इस लड़की से प्यार करता है, बेल से। तो इसको जेलसी होती है इस डॉन एंड्रिया से, इसलिए ये डॉन एंड्रिया को मार देता है। और बाद में जब होरेसियो जो है वो उसको सिंपैथी देता है बेल एम्पेरिया को, तो धीरे धीरे इसकी अटैचमेंट भी बेल एम्पेरिया से हो जाती है और बेल एम्पेरिया भी होरेसियो से प्यार करने लगती है। तो ये बात जब बेल्थाजार को पता चलती है तो बेल्थाजार इस होरेसियो को भी मार देता है। और इसमें जो ये हायरोनिमो है ये होरेसियो का फादर था इसमें, ठीक है। होरेसियो को मारने के बाद हायरोनिमो सोचता है कि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, इसने मर्डर कर दिया है बेल्थाजार ने। तो इसमें एक स्टेज पे एक प्ले परफॉर्म किया जाना था
यहां पे एक फीचर और इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, प्ले विद इन प्ले। प्ले विद इन प्ले वाले ये जो इस तरह के फीचर हैं वो काफी बार पेपर में पहले पूछे गए हैं। तो स्पेनिश ट्रेजेडी में भी ऐसा है प्ले विद इन प्ले वाला फीचर। तो अब स्टेज पे जब प्ले परफॉर्म किया जाता है तो हायरोनिमो और जो ये लड़की है बेल, ये दोनों डिस्गाइज करके आते हैं। तो वहां पे जो ये भी प्ले कर रहे थे, इनको भी कुछ ना कुछ रोल दिया गया था, और इसको बेल्थाजार को और लोरेंजो को, ठीक है, इन दोनों को कुछ रोल दिया गया था। तो ये बदला लेने के लिए हायरोनिमो जो है वो लोरेंजो को मार देता है और बेल बेल्थाजार को मार देती है और फिर बाद में खुद को मार लेती है। इस तरह से इसमें ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, बदला लेने के चक्कर में, इसलिए इसको रिवेंज ट्रेजेडी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, इसलिए आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे राइटर हैं थॉमस लॉज। थॉमस लॉज ने शेक्सपियर को इंस्पायर किया है, यानी कि शेक्सपियर ने इनसे सीखा है सिविल वॉर के बारे में, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। तो जितने भी पॉलिटिकल वर्क शेक्सपियर ने लिखे हैं वो किससे इंस्पायर होकर लिखे हैं? थॉमस लॉज से। बहुत सारी चीजें थॉमस लॉज से भी सीखी है। इनका वर्क है रोजालिंड और द इफ्यूज गोल्डन लेगेसी। ये जो रोजालिंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है शेक्सपियर का, यानी कि थॉमस लॉज ने पहले लिखा है इसके बारे में, लेकिन बाद में शेक्सपियर ने इंस्पायर होकर इससे लिखा है एज यू लाइक इट। बहुत ही फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट शेक्सपियर की, और यही एक वर्क है रोजालिंड जो एज यू लाइक इट का बेस बना, जो सोर्स बना। विलियम शेक्सपियर ने यहां से इंस्पायर होके एज यू लाइक इट लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है एन अलार्म अगेंस्ट यूजर्स। इसको मत पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर को सबसे पहले रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया है। ये पैम्फलेट लिखने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थे और इन्होंने लिखा है एक पैम्फलेट ग्रीन गॉड्स वर्थ ऑफ विट, और इस पैम्फलेट में शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। इसको बोला है अपस्टार्ट क्रो, एंड अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाई विद आवर फीदर्स। ठीक है, कि ये एक ऐसा कौवा है जो हमारे पंख लगाकर उड़ रहा है। किसने बोला है? ये पेपर में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ये बोला है रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट इनका वर्क है बोट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये जितने भी पैम्फलेट इसने लिखे हैं मोस्टली वो किस पे अटैक थे? विलियम शेक्सपियर पे। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है इनका ओरलैंडो फ्यूरियोसो। ओरलैंडो फ्यूरियोसो के बारे में हम ज्यादा यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जब हम वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। ओरलैंडो फ्यूरियोसो के बारे में, ये बेस्ड है एरियोस्टो का वर्क है ओरलैंडो फ्यूरियोसो, उस पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट हमारे राइटर है थॉमस नेस। 1567 से लेकर 1601 तक इनकी टाइमलाइन है। इनका एक वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जिसका अल्टरनेट टाइटल या सब टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। 1594 में लिखा गया था। ये पहली पिकारेस नॉवल थी इंग्लिश लिटरेचर में। सबसे पहले अगर पिकारेस नॉवल की बात करें तो ये पहली नॉवल है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ठीक है, फर्स्ट पिकारेस नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। पिकारेस नॉवल होता क्या है? जिसमें हीरो जो है स्टार्टिंग में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी मैन होता है, वो अलग अलग जगह पे भटकता है, जर्नी करता है, और बाद में एज ए हीरो कंसीडर किया जाता है उसको। द बेस्ट एग्जांपल है इसका डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो भी एक पिकारेस नॉवल है। तो इसमें जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, इसमें 4 हिस्टोरिकल फिगर के नाम आपको याद रखने हैं जो इस जैक विल्टन को मिलते हैं। अर्ल ऑफ सरे इनको मिलता है, अर्ल ऑफ सरे, क्या नाम है इसका रियल? हेनरी होवर्ड। उसके अलावा थॉमस यार्ड, थॉमस मोर और डेसिडस एरास्मस। डेसिडस एरास्मस, ये 4 हिस्टोरिकल फिगर आपको याद रखने हैं जो इस बुक में एज ए कैरेक्टर अपीयर होते हैं अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर में। इसमें ये अपनी जो बिलव्ड है उसके साथ
काफी जगह पे अलग अलग कंट्री में जाता है घूमने के लिए, ठीक है। पहले अपनी बिलव्ड की तलाश में होता है ये, जब उसको मिल जाती है तो फिर ये दोनों ट्रैवल करते हैं। इसकी जो बिलव्ड है उसका नाम है डियोमेड, ठीक है, ये याद रखना इसकी बिलव्ड का नाम। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी। एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी सिर्फ टाइटल, समर, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, ये भी सिर्फ टाइटल आपको याद करना है, इसके अलावा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अगली वीडियो में हम ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है इसको हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो को कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके जो 5-6 वर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो अगली वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।